जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग विजयनगर एम्पायर का सेकंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। कल हम लोगों ने विजयनगर एम्पायर का एक पार्ट देखा था, संगम मंच। आज विजयनगर एम्पायर का दूसरा पार्ट देख के विजयनगर एम्पायर पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने इससे पहले के मीडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नहीं देखे, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसको अच्छे से फॉलो करिए। और बाकी अगर कंप्लीट वीडियोज़ चाहते हैं आप लगातार पूरी पैकेज के साथ, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सब के वीडियोज़ आपको, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शालू वंश 1485 से 1505 तक चला है शालू वंश। ठीक है, अब शालू वंश का जो राजा था पहला, वो था सालू नरसिंह, जो कि 1485 से 1490 तक था। कौन? सालू नरसिंह। ठीक है, सालू नरसिंह। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। पहली चीज़ याद रखना कि सालू वंश का संस्थापक कौन था? सालू नरसिंह। सालू नरसिंह सालू वंश का सर्वाधिक योग्य शासक भी था, सर्वाधिक योग्य शासक था। सालू नरसिंह ने तुलु प्रदेश पर, कहाँ? तुलु प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने घोड़े के व्यापार को पुनः आरंभ किया, घोड़े के व्यापार को पुनः आरंभ किया। और 1490 ईस्वी में सालू नरसिंह की मृत्यु भी हो गई। बहुत छोटी सी चीज़ जो याद रखनी है, सालू वंश का संस्थापक कौन था? सालू नरसिंह। ठीक, सबसे ज़्यादा योग्य शासक भी था और तुलु प्रदेश पर अधिकार किया और घोड़े के व्यापार को भी आरंभ किया। 1490 में मृत्यु हो गई। सालू नरसिंह के दो पुत्र थे। कौन कौन से? तिम्मा व इमिड्डी, तिम्मा व इमिड्डी नरसिंह। ठीक है, उसकी मृत्यु के समय दोनों पुत्र बहुत छोटे ही थे। तो सलावू नरसिंह का जो सेना नायक था, नरसा नायक, उनका संरक्षक बनता। कौन? नरसा नायक। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक इमड्डी नरसिंह की हत्या कर दी और कर वंश का परिवर्तन कर दिया। अब देख लो भाई, जो पावर ग्रीड होती है वो इतनी गंदी होती है। अब बन गए सेनापति राजा, अब उनको कहाँ हजम होगा भैया? वो सेनापति थे, अब राजा हैं, तो उनके बेटों ही को मार के खुद ही हथिया लिया सब। पावर ग्रिड इतनी गंदी होती है। कहते हैं ना, पावर का नशा जिसको एक बार हो गया उसको कोई नशा नहीं था। अभी आप देखते हो चुनाव चल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो SDM एकदम आगे चल रहे हैं, सब बढ़िया भौकाल मचाए पड़े हैं, है ना। तो उसको फिर कुछ और नहीं मज़ा आएगा, उसको पावर की ग्रीड लग जाएगी। आप देखो ना, आप अभी कहीं कहीं ऐसी जगह बैठे हो जहाँ वही सब खटे गा रहे हैं, उल्टे सीधे गंदे लोग आ रहे हैं, है ना। और वहीं आप के चले जाओ कहीं पे, आप देखो जैसे SDM बंगला है, सिविल सोसाइटी है, कहीं बढ़िया आप देख रहे हो, अरे यार क्या साले अमीर आदमी है, एक से एक क्या अधिकारी। उनको देख के आपको काफ़ी मोटिवेशन आता है कि यार हाँ, हमको भी बनना है ना, समझ रहे चीज़। चलिए खैर, तो द्वितीय बाल प्रहार द्वारा सालू वंश का पतन हुआ और तुलु वंश की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए। अब तुलु वंश जो है 1505 से 1665 ईस्वी तक चलता है। तुलु वंश कौन सा? तुलु वंश। अब इसके जो राजा होते हैं वो कौन होते हैं? वीर नरसिंह होगा भैया। कौन था ये? तो अभी ऊपर देखा ना हमने, उसका सेनापति का पुत्र। ठीक है, तुलु वंश विजयनगर की तीसरा राजवंश था। विजयनगर का तीसरा राजवंश तुलु वंश था। वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। जो वीर नरसिंह था वो तुलु वंश का संस्थापक था। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की थी। किसकी? भुजबल की उपाधि धारण की थी। पुर्तगालियों ने उसे बुस बलराव नाम दिया था। बुस बलराव नाम किसने दिया था? पुर्तगालियों ने। अब देखो ना, 1498 में वास्को डी गामा आया तो वो आ चुका है विजयनगर एम्पायर में। यहाँ किसका शासन था? तुलु वंश का। और जब वास्को डी गामा आता है देखो, तो तब किसका था? यही तुलु वंश का। ठीक है, याद रखना, मतलब तब तो चलेगा सालू वंश। और दोस्तों, वीर नरसिंह जो था उसने विवाह कर को हटाकर एक उदार नीति आरंभ की और 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका छोटा भाई कृष्ण देव राय शासक बना, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर है। कृष्ण देव राय, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। कृष्ण देव राय से बहुत सारे सवाल एग्जाम में बनते हैं, तो कृष्ण देव राय के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो समझे आप क्या हुआ? सालू वंश आया, सालू नरसिंह, फिर उसका सेनापति ने टेक ओवर करके तुलु वंश बना लिया, वीर नरसिंह। तुलु वंश से था कृष्णदेव राया। तो कृष्णदेव राया के बारे में चलिए देखते हैं। कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। कब? 1509 में। ठीक, कृष्णदेव राय संपूर्ण विजयनगर के शासकों में सर्वाधिक योग्य शासक था। मतलब सबसे ज़्यादा योग्य शासक जो अभी तक विजयनगर एम्पायर का था वो यही था। आंध्र भोज, अभिनव, आंध्र पितामह, यवनराज और आपका स्थापनाचार्य, विष्णुचित, तेलुगु भोज आदि कृष्ण राय देव की उपाधियाँ थी। मतलब ये सब इसकी उपाधियाँ थी। क्या?
आंध्र भोज, अभिनव, आंध्र पितामह, यवन राज, विष्णुचरित, तेलुगु भोज, ठीक है, ये सब इसकी उपाधियाँ थी। कृष्णदेव राय का समकालीन उड़ीसा का गजपति नरेश प्रताप रुद्र था। कौन था? प्रताप रुद्र था। कृष्णदेव राय ने उसे अनेक बार पराजित कर कोंडुवीडु दुर्ग, बेजवाड़, कोंडुपल्ली एवं राजमुंद्री पर अधिकार भी कर लिया था। कृष्णदेव राय ने 1512 ईस्वी में रायचूर दोआब पर अधिकार करा। कब? रायचूर दोआब पर 1512 में कृष्णदेव राय ने। दूसरा, कृष्णदेव राय ने बहामनी सुल्तान महमूद शाह द्वितीय को बीजापुर में एवं बीदर की कैद से मुक्त भी कराया था। किसको? महमूद शाह द्वितीय को। इसी के उपलक्ष्य में उसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यवन राज स्थापनाचार्य, ये भी याद रखिएगा। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फादर लुई को दूत बनाकर कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा ताकि वह भटकल में किला बनवाने की अनुमति दे। ठीक है, कृष्णदेव राय ने 1500 ईस्वी में रायचूर व गुलबर्गा के किले पर भी अधिकार कर लिया था। कब? 1512 में। व्यासराज कृष्णदेव राय के गुरु थे। कौन? व्यासराज। कृष्णदेव राय ने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्याद में अपने राजनीतिक विचारों एवं प्रशासनिक नीतियों की विवेचना की है। तो ये याद रखिएगा भैया, आमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय से संबंधित है। संस्कृत में कृष्णदेव राय ने जामवती कल्याणम, जो कि एक नाटक था, उषा एवं अनिरुद्ध की प्रेम कथा पर उषा परिणय, मदलसा चरित्र आदि का आलेखन किया था। ठीक है, कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। किसका? तेलुगु साहित्य का। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान रहते थे। कितने? 8 महान विद्वान रहते थे इसी में, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, याद रखना कि जो अष्टदिग्गजास थे वो किसके शासनकाल में थे? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है, कृष्णदेव राय ने 1000 मंदिर, विट्ठल स्वामी, चिदम्बरम मंदिर, इन सब का निर्माण कराया। 1529 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब इसके 2-4 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अब अराविडु वंश आ जाता है। 1570 से 1652 चलता है अराविडु वंश। 1570 से 1652। अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। किसने? तिरुमल ने। और 1570 ईस्वी में पेनुगोंडा को राजधानी बनाकर तिरुमल शासक बना था। किसको? पेनुगोंडा को राजधानी बनाकर। तिरुमल ने पतनशील कर्नाटक साम्राज्य के उद्धारक की उपाधि धारण की थी। किसके? पतनशील कर्नाटक साम्राज्य के उद्धारक की। श्रीरंग प्रथम तिरुमल का ज्येष्ठ पुत्र था। श्रीरंग प्रथम कौन था? तिरुमल का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठता है और श्रीरंग प्रथम का कोई पुत्र नहीं था। श्रीरंग प्रथम का कोई भी पुत्र नहीं होता है। 1585 में इसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई वेंकट द्वितीय शासक बनता है। कौन? वेंकट द्वितीय। और यह अराविडु वंश का महानतम शासक होता है। तो अराविडु वंश का महानतम शासक कौन होता है? वेंकट द्वितीय, क्योंकि यह विजयनगर साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में सफल रहता है। ठीक है, और अराविडु वंश की स्थापना कौन करता है? तिरुमल करता है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिए, एग्जाम में, प्रीलिम्स में आपके बहुत काम आएंगे। चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाता है। कौन? वेंकट द्वितीय आपका। उसके बाद उसने अपना मुख्यालय को पेनुकोंडा में स्थानांतरित कर देता है। पहले चंद्रगिरी, बाद में पेनुकोंडा। अब 1614 ईस्वी में वेंकट द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात श्रीरंग द्वितीय एवं रामदेव शासक बने। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपके इंपॉर्टेंट है। अब विदेशी यात्री देखते हैं। विजयनगर, देखो निकोलो कोंटी, ये कई बार एग्जामों में आ चुका है। निकोलो कोंटी एक इटली यात्री था जो 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। निकोलो कोंटी कब आया? 1420 में। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के। निकोलो कोंटी ने ही विजयनगर काल में प्रचलित दास प्रथा के बारे में वर्णन भी किया है। ठीक है, इटली का था ये। इस समय दासों के क्रय विक्रय को वेश्वक कहा जाता था। किसको? वेश्वक कहा जाता था। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था जो 1443 ईस्वी में देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था। ठीक है, ये देवराय प्रथम के में आया निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के में आया। ठीक है, याद रहेगा, देवराय प्रथम के में निकोलो कोंटी, देवराय द्वितीय के में अब्दुल रज्जाक। वो 1420 में, ये 1443 में। अब्दुल रज्जाक को खुरासन के सुल्तान शाहरुख ने अपने दूत के रूप में भेजा था। खुरासन के सुल्तान शाहरुख ने। ठीक है, फिर आता है बारबोसा। कौन? बारबोसा के बारे में देखते हैं। बारबोसा एक पोर्तुगीज यात्री था जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। बारबोसा कौन था? बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। याद रखना भाई, बारबोसा कृष्णदेव राय, निकोलो कोंटी आपका देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। ठीक है, इसने विजयनगर काल में प्रचलित सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। और भाई अब आपके निकोलो कोंटी ने दास प्रथा का। फिर डोमिगो पायस आता है। डोमिगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था। ये कौन था? पुर्तगाली यात्री। ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आता है। कब? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के में बारबोसा भी आता है, डोमिगो पायस भी आता है। नूनिज
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। नूनीज भी एक पुर्तगाली यात्री था जो अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। इसने भी तत्कालीन समय प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख करा, नूनीज ने। फिर आता है आपका सीजर फेडरिक। कौन? सीजर फेडरिक। सीजर फेडरिक भी एक पुर्तगाली यात्री था जो कि तलिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर आया था, ठीक है, तलिकोटा के युद्ध के बाद। फिर आता है एथेनिस निकीतन। एथेनिस निकीतन ये एक रूसी यात्री था जो घोड़े का व्यापारी भी था। 1470 से 1474 के बीच बहामनी शासक मोहम्मद तृतीय के दरबार में आता है। तो एथेनियस निकीतन किसके शासनकाल में आता है? मोहम्मद तृतीय के दरबार में। और निकीतन भारत आने वाला पहला रूसी यात्री था। वह भारत में गरीबी का वर्णन करने वाला पहला यात्री था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कल से अब हम लोग शुरू करने वाले हैं मुगल लेक्चर्स, ठीक है। मुगल लेक्चर शुरू हो जाएगा। और पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं एमसीक्यू आपको डेली डिटेल एनालिसिस कराने वाला हूँ, ठीक है। मंडे से आपको पॉलिटी का डिटेल एनालिसिस का एक वीडियो मिलेगा और एक हिंदी का मिल जाएगा आपको। बाकी आप क्या पढ़ना चाहते हो कमेंट में बता सकते हो। और बाकी देखिए आप डिटेल में तैयारी एकदम देखिए, ऐसे क्या है अनलॉजिकल वे में कभी कुछ डालना पड़ता है, कभी कुछ डालना पड़ता है। एक जगह आप बन के तैयारी करना चाहते हो ना पूरी टीम के साथ, आपको सारे वीडियोस टीम के मिलेंगे, पूरे कंप्लीट नोट्स, स्टडी मटेरियल, आप एक बार हमारे ग्रुप से जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों।